एक बार की बात है, किसी गांव में एक जादूगरनी रहा करती थी। उसकी 5 बेटियां थीं। वह जादूगरनी बहुत अच्छी थी, हमेशा सबकी मदद करती थी। लेकिन अचानक एक दिन बहुत खतरनाक चुड़ैल जादूगरनी सुजाता से लड़ने आ जाती है। दोनों के बीच बहुत भयंकर लड़ाई होती है। जादूगरनी चुड़ैल को अपने गांव से भगाने में कामयाब रहती है, लेकिन वह जादूगरनी बहुत ही ज्यादा जख्मी और कमजोर हो गई थी। अब उसका इस गांव में रहना सुरक्षित नहीं था, इसलिए वह अपनी 5 बेटियों को इस गांव से बहुत दूर ले जाती है। रास्ते में उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। तभी वह अपनी 5 बेटियों से कहती है, मेरी प्यारी बच्चियों, मेरे इस दुनिया से जाने के बाद तुम्हारा कोई नहीं है। मैं इस दुनिया से जाने से पहले तुम्हें किसी के पास छोड़कर जाना चाहती हूँ, ताकि कोई तुम्हारी देखभाल कर सके। नहीं माँ, आपको कुछ नहीं होगा, हम आपको कुछ होने नहीं देंगे। आप हमें छोड़कर कहीं नहीं जाएंगी। माँ, आपका होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हमें आप छोड़कर मत जाइए, हम सबको आपकी ज़रूरत है माँ। इस तरह से 5 बहनें बहुत रोती हैं। कुछ दूर चलने के बाद जादूगरनी को एक घर नजर आता है। वह उसका दरवाजा खटखटाती है तो एक औरत उससे बाहर निकलकर आती है। जादूगरनी को इतना ज्यादा जख्मी देखती है और वह घबरा जाती है। उसे और उसकी 5 बेटियों को अंदर बुला लेती है। तभी सुजाता उस औरत से कहती है, मैं एक जादूगरनी हूँ और यह मेरी 5 बेटियां हैं। मुझे पता है मेरा बचना नामुमकिन है। मेरे बाद मेरी बेटियों की देखभाल कौन करेगा? मुझे इसी बात की चिंता है। आप मुझे एक भली औरत नज़र आ रही हैं। मेरे जाने के बाद आप मेरी बेटियों का ख्याल रखना, इन्हें माँ की कमी महसूस मत होने देना। मुझे पता है कि मैं आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी देकर जा रही हूँ। अरे, यह आप कैसी बातें कर रही हैं? मेरे सौभाग्य की बात होगी कि मैं 5 बेटियों की माँ बनूंगी, लेकिन मेरे घर में तो मेरे खाने के लिए ही कुछ नहीं है। बाहर से कुछ मिल जाता है तो खा लेती हूँ, वरना भूखी रहती हूँ। मैं 5 बेटियों का पालन पोषण कैसे कर सकती हूँ? वह औरत जिसका नाम कावेरी था, वह बस इतना ही कह पाती है कि जादूगरनी सुजाता की मृत्यु हो जाती है। 5 बहनें बहुत ज्यादा फूट कर रोती हैं। कुछ समय बाद सुजाता का दाह संस्कार हो जाता है। अब 5 बहनों की जिम्मेदारी कावेरी के ऊपर आ जाती है। वह 5 का पालन पोषण करने के लिए गांव के जमींदार के खेतों में काम करने लगती है और 5 बहनों का पालन पोषण करती है। एक दिन सबसे छोटी बहन अपनी बड़ी बहन खुशी से कहती है, दीदी, यह क्या 2 दिन में 3 दिन में एक बार खाने के लिए मिलता है? पता नहीं माँ भी हमें किस गरीब बुढ़िया के पास छोड़कर चली गई, जिसके पास खुद खाने के लिए पैसे नहीं है। हमें क्या खा खिलाएगी? इससे अच्छा तो हमारी पहले वाली जिंदगी थी। हम कितने ऐश में रहते थे और अब पाई के लिए तरस रहे हैं। तारा, तुम कावेरी माँ के बारे में ऐसा बोल भी कैसे सकती हो? वह हमारे लिए कितना सब कुछ कर रही हैं। हमें खाना बनाकर खिलाती हैं, हमारे सारे काम करती हैं और खेतों पर जाकर मजदूरी करती हैं, तब जाकर हमारी ज़रूरतों को पूरा करती हैं। अरे माँ, आप आ गई। आपको यह चोट कैसे लगी? अरे कुछ नहीं बेटा, खेतों में काम करते समय चोट लग गई और जो रोजाना पैसे मिलते थे उसी से मैं तुम्हारे खाने के लिए राशन लेकर आती थी, लेकिन अब तो वह भी नहीं पता। अब मैं तुम्हें क्या खिलाऊंगी? मैं तो सुजाता बहन की जिम्मेदारी भी ठीक तरह से निभा नहीं पा रही। मुझे माफ कर दो मेरी प्यारी बच्चियों। ठीक है, अब हमें भूखा भी मरना पड़ेगा। पहले 2 दिन में एक बार खाने के लिए मिल जाया करता था, लेकिन अब तो वह भी नहीं मिलेगा। चोट लग गई तुम्हारे, अब तो आप काम करने भी नहीं जाएंगी। काश मम्मी हमें जादू सिखा देती तो हमें इस तरह से दर की ठोकरें खानी नहीं पड़ती। आज रात हमें भूखा ही सोना पड़ेगा और कल का तो पता ही नहीं खाना मिलेगा भी या नहीं। नैना, माँ को चोट लगी है और तुम्हें खाने की पड़ी है। वह हमारी माँ भी नहीं है, लेकिन फिर भी एक माँ की जिम्मेदारी निभा रही है और तुम एक बेटी का भी फर्ज नहीं निभा रही। माँ, आप चिंता मत कीजिए, हमारी ही गलती थी कि हमने आपको काम करने भेजा। अब हम 5 बहनें काम करेंगी। नैना और सुनैना, तुम दोनों लकड़ियाँ काटोगी। तारा और सितारा, तुम दोनों लकड़ियाँ बेचोगी।
और मैं खेतों पर मजदूरी करूंगी, माँ को चोट लगी है, घर भी संभालूंगी और माँ की देखभाल भी करूंगी, ठीक है? ऐसा कहकर खुशी अपनी छोटी चारों बहनों को अलग अलग काम बांट देती है। खुशी स्वभाव की बहुत अच्छी थी, लेकिन चारों बहनें, उन्हें तो सिर्फ घूमना, खाना खाना और आराम करने का ही पता था। जब खुशी चारों बहनों को काम बांट देती है तो उनका मुंह बन जाता है और अगले दिन नैना और सुनैना लकड़ी काटने के बजाय अपने दोस्तों के साथ घूमने चली जाती हैं और तारा और सितारा वह खेलने लग जाती हैं। अरे यार, मुझसे यह काम वाम कुछ नहीं होता। बचपन से लेकर आज तक मैंने कोई काम नहीं किया। अब हम उस बुढ़िया की वजह से काम करेंगे? मैं तो बिल्कुल भी काम नहीं करूंगी। अगर खुशी दीदी अपने बड़े होने का ज्यादा फायदा उठाएंगी, मैं तो उन्हें छोड़कर यहाँ से कहीं दूर चली जाऊंगी। मुझे नहीं रहना ऐसी गरीबी में। हाँ यार तारा, तू कहती तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन हम यहाँ से जाएंगे भी कहाँ? हमारा कौन है? लेकिन मेरे पास एक आइडिया है, हमें काम भी नहीं करना पड़ेगा। चल झूठ मूठ की चोट लगा लेते हैं। इस तरह से चारों बहनें अलग अलग बातें कर रही थीं और काम से बचने का प्लान बना रही थीं। चारों ही बहनें अपने चोट लगा लेती हैं, कोई हाथ में तो कोई पैर में और कोई सर में, और घर वापस आ जाती हैं। यह देखकर खुशी घबरा जाती है और अपनी चारों बहनों से कहती है, यह तुम्हें चोट कैसे लग गई? और तुम चारों को ही चोट लग गई? ऐसा कैसे हो सकता है? कहीं तुमने काम से बचने के लिए तो ऐसा नहीं किया? कल कावेरी माँ को चोट लगी तो आपने उन्हें सच्चा समझ लिया, और आज हमें चोट लगी तो आप हमारे ऊपर विश्वास नहीं कर रही, हमारे ऊपर शक कर रही हैं। हम दर्द से कैसे करहा रहे हैं, लेकिन नहीं, आपको तो कुछ भी नजर नहीं आ रहा, हमें झूठा समझ रही हैं। अरे नहीं मेरी प्यारी बहनों, मेरा कहने का यह मतलब नहीं था, तुम गलत समझ रही हो। चलो ठीक है, तुम घर पर ही रहो, मैं कल से सारे काम कर लूंगी। किसी न किसी को तो पैसे कमाने ही होंगे, वरना घर के खर्चे कैसे पूरे होंगे? ऐसा कहकर खुशी अगले दिन काम करने चली जाती है। वह खेतों पर भी काम करती, लकड़ियां भी बेचती, चारों बहनों का और कावेरी का बहुत अच्छे से ख्याल रखती। अब उन्हें पूरे दिन में एक समय का खाना खाने के लिए मिल रहा था। खुशी घर भी संभालती और बाहर भी काम करती, और चारों बहनें बस ना तो वह घर की देखरेख करती, ना ही बाहर। बस 24 घंटे अपने दोस्तों के साथ घूमना, खेलना, कूदना, बस यही करती रहती। हमेशा की तरह आज भी खुशी काम करने जाती है कि तभी उसे एक हिरण जख्मी मिलता है। वह उसे घर लेकर आ जाती है और उसकी बहुत अच्छी देखभाल करती है, लेकिन वह ठीक ही नहीं हो पा रहा था। यह देखकर खुशी बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और उस हिरण से कहती है, प्यारे हिरण, तुम्हारी सेवा करते करते आज मुझे पूरे 15 दिन हो गए, लेकिन तुम्हारे जख्म ठीक ही नहीं हो रहे। तुम्हें इस तरह से दर्द में कराहता हुआ देखकर मुझे बहुत दुख होता है, और मेरे पास इतने पैसे भी नहीं है कि तुम्हें एक अच्छे डॉक्टर को दिखा दूं। मैं क्या करूं? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। खुशी, तुम बहुत अच्छी हो। मैंने देखा कि तुमने किस तरह इतने सारे काम करने के बाद मेरी सेवा की। मैं कोई आम हिरण नहीं हूँ, मैं बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली जादुई हिरण हूँ। मैं एक काली शक्ति की चपेट में आ गया और यहाँ रहकर मुझे पता चला कि तुम जादूगरनी की बेटियां हो। अगर तुम चाहो तो मुझे ठीक कर सकती हो, लेकिन उसके लिए तुम पांचों बहनों को अपने बालों की बलि देनी होगी। तुझे जैसे बदबूदार सड़े हुए हिरण को हम अपने बालों की बलि देंगे, वो भी इतने ज्यादा सुंदर और घने बालों की? तुझे क्या लगता है कि तुझे ठीक करने के लिए हम गंजे हो जाएं, बस सूरत हो जाएं? तेरा दिमाग तो खराब नहीं है? तू मरता है तो हमारी बला से मर जाए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। दीदी, आप इसकी बातों में मत आइए, हमें इसकी वजह से गंजा नहीं होना। तुम चारों को ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। किसी मासूम जानवर की जान बच जाएगी, हमारे बालों का क्या है? एक न एक दिन वापस आ ही जाएंगे। क्या हम किसी की जान बचाने के लिए इतना नहीं कर सकते? मेरी प्यारी बहनों, हमें मुसीबत में आए लोगों की, जानवरों की, पक्षियों की मदद करनी चाहिए। यही इंसानियत होती है। और क्या तुम माँ को नहीं जानती थी? वह अपनी जान पर खेलकर सबकी मदद करती थी। हमें भी इस जख्मी हिरण की मदद करनी चाहिए, इसे काले साए से निकालना चाहिए। यह हमारा कर्तव्य है, यही इंसानियत है। हिरण, अगर मेरी बहन तुम्हें बालों की बलि नहीं दे सकती तो मैं अपने बालों की बलि देने के लिए तैयार हूँ। खुशी इतना ही कह पाती है कि तभी वह हिरण एक सुंदर परी के रूप में आ जाती है, और उस हिरण को परी के रूप में आता हुआ देख पांचों बहनें और कावेरी चौंक जाती हैं। तभी वह परी कहती है,
खुशी, तुम बहुत अच्छी लड़की हो, हमेशा सबकी मदद करती हो, बिल्कुल अपनी माँ पर गई हो, इसलिए तुम्हारी वजह से तुम्हें और तुम्हारे चारों बहनों के बाल जादुई करती हूँ। नैना, तुम्हारे बालों से सोने के सिक्के निकलेंगे, तारा तुम्हारे बाल से हीरे, सितारा तुम्हारे बालों से चांदी, और सुनैना तुम्हारे बालों से पैसे, और खुशी तुम्हारे बालों से बहुत ही कीमती मोती। अगर आज तुम अपनी परीक्षा में पास नहीं होती तो तुम्हारे बालों की शक्तियाँ तुम्हें कभी नहीं मिलती, इसलिए मैंने एक जख्मी हिरण बनकर तुम्हारी परीक्षा ली और बालों की बलि मांगी, क्योंकि कोई भी आसानी से अपने बालों की बलि नहीं देता, और तुम अपनी परीक्षा में पास हो गई। लेकिन याद रहे, तुम्हें अपने जादुई बालों से हमेशा दूसरों की मदद करनी है। इतना कहकर वह परी वहां से अदृश्य हो जाती है। पांचों बहनें अपने अपने बालों का इस्तेमाल करती हैं तो उन्हें अपने बालों की जादुई शक्तियों का पता चलता है। उनके सामने धन दौलत का अंबार लग जाता है। नैना, सुनैना, तारा और सितारा कावेरी का घर छोड़कर अलग रहना शुरू कर देती हैं और वह कभी भी किसी की मदद नहीं करती। और वहीं दूसरी तरफ खुशी कावेरी को छोड़कर कहीं नहीं जाती, उनका बहुत अच्छे से ख्याल रखती और गांव में कोई भी गरीब हो, परेशान हो, अपने जादुई बालों की मदद से उन सब की मदद करती। खुशी का दूर दूर तक नाम होने लगा था। ऐसे ही एक दिन चारों बहनें पार्टी करने जा रही थीं कि तभी एक बूढ़ी औरत चारों बहनों से कहती है, अरे बेटा, कुछ खाने के लिए है क्या? बहुत भूख लगी है, बहुत समय से कुछ नहीं खाया। चल चल भिखारन, हमारा रास्ता छोड़, हमें पार्टी में जाने के लिए देरी हो रही है। हम कोई तेरी मदद नहीं करेंगे, और हम तेरी मदद करने में अपना समय बर्बाद क्यों करें? हमारे पास बिल्कुल भी समय नहीं है। अगर तुझे भूख लगी है तो हम क्या करें? हमारी बला से भूखी मर जा। चारों बहन इतना ही कह पाती हैं कि चारों के बाल गायब हो जाते हैं। वह बहुत ही ज्यादा बदसूरत हो जाती हैं। खुद को इस तरह देखकर वह बहुत रोती हैं। तभी वह बूढ़ी औरत उस परी के रूप में आ जाती है जिसने इनके जादुई बाल किए थे। तुम्हें अपने किए की सजा मिली है, वो मैंने तुमसे पहले ही कहा था। तुम्हें अपने साथ साथ दूसरों की मदद भी करनी है, लेकिन तुम किसी के दुख दर्द को नहीं समझ रही हो। तुम्हें अपने जादुई बालों से दूसरों की मदद करनी थी, जैसे कि तुम्हारी बहन खुशी कर रही है। तुमने अपने जादुई बालों से लालच किया, उनका गलत इस्तेमाल किया, इसलिए तुम्हें तुम्हारी किए की सजा मिल गई। अब तुम हमेशा ऐसी ही रहोगी। चारों बहनों को अपने किए पर बहुत पछतावा होता है और अब वह हमेशा हमेशा के लिए ऐसी ही गंजी और बदसूरत रहती हैं। लेकिन उन्हें अपनी इस गलती से सबक मिल जाता है और वह खुशी की तरह अच्छी लड़कियां बन जाती हैं। एक बार की बात है, उदयपुर नामक गांव में दो पति पत्नी किशोर दास और मोहिनी रहा करते थे। उनकी जिंदगी में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। उनकी खुशियों में चार चांद तब लग जाते हैं जब मोहिनी माँ बनने वाली थी। यह सुनकर किशोर दास की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। किशोर दास अपनी पत्नी का बहुत ख्याल रखता है और अब वह दिन आ ही जाता है जिस दिन दोनों को बेसब्री से इंतजार था। मोहिनी एक बेटी को जन्म देती है। मोहिनी और किशोर दास अपनी बेटी का नाम सपना रखते हैं। इसी तरह हंसी खुशी एक साल कब बीत जाता है उन्हें पता ही नहीं चलता। लेकिन अचानक इन खुशियों को ग्रहण लग जाती है जब एक गंभीर बीमारी के चलते मोहिनी की मृत्यु हो जाती है। किशोर, यह क्या हो गया? अचानक तेरी खुशियों को किसकी नजर लग गई? मोहिनी हम सबको और इस मासूम 1 साल की बच्ची को अकेला छोड़कर चली गई। किशोर, खुद को संभालो और अपनी बेटी के बारे में सोचो, इसे अभी माँ की जरूरत है। कुछ समय बाद मोहिनी का अंतिम संस्कार हो जाता है। किशोर दास अपनी बेटी को बहुत प्यार देता है, लेकिन वह एक माँ की कमी को पूरा नहीं कर पा रहा था, इसलिए वह अपनी बुआ की बात मान जाता है और वह कावेरी नाम की औरत से दूसरी शादी कर लेता है। कावेरी सपना को अपनी गोद में लेकर किशोर दास से कहती है, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, सपना को मैं कभी भी एहसास नहीं होने दूंगी कि मैं उसकी सौतेली माँ हूँ। बिल्कुल सगी माँ जैसा प्यार दूंगी, उसे कभी भी ममता की कमी महसूस नहीं होने दूंगी।
कावेरी ने सपना को जब तक बिल्कुल माँ जैसा ही प्यार दिया, जब तक कावेरी की अपनी कोई संतान नहीं थी, लेकिन जब उसने खुद अपनी बेटी को जन्म दिया जिसका नाम वह सुनैना रखती है, कावेरी सारा प्यार बस अपनी बेटी से ही करने लगी और सपना के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती थी, बिल्कुल भी उसका ख्याल नहीं रखती थी। समय के साथ साथ सपना और सुनैना बड़ी हो जाती हैं। सपना स्वभाव की बहुत अच्छी थी और सुनैना बिल्कुल अपनी माँ जैसी थी। वह सपना के ऊपर बहुत अत्याचार किया करती थी। एक दिन कॉलेज से आते समय सपना सुनैना को कुछ लफंगे लड़कों के साथ देख लेती है। तभी वह सुनैना के पास जाती है और उससे कहती है, सुनैना, यह कॉलेज के सबसे बिगड़े हुए लड़के हैं, क्या तुम जानती नहीं हो इनके बारे में? तुम कॉलेज में पढ़ने आती हो, इन जैसे आवारा लड़कों के साथ घूमने नहीं। तो जैसी बहन जी को कोई भी लड़का घास नहीं डालता, सभी मुझसे दोस्ती करना चाहते हैं, इसलिए तो मुझसे जलती है। और मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ, मुझे अच्छी तरह से पता है मेरे दोस्त कैसे हैं, इसलिए ज्यादा बकबक करने की जरूरत नहीं है। और वैसे भी यह मेरी जिंदगी है, इसे कैसे जीनी है मुझे अच्छी तरह से पता है, तो जैसी बहन जी की सलाह लेने की कोई जरूरत नहीं है। चल यहाँ से 9-2-11 हो जा। सपना की बहुत ज्यादा समझाने के बाद भी सुनैना उसकी एक नहीं सुनती। सपना को अपनी छोटी बहन की चिंता हो रही थी, इसलिए वह घर जाकर अपनी सौतेली माँ और पिता को सब बता देती है। यह सुनकर किशोर दास गुस्से में बहुत ज्यादा हो जाता है। किशोर दास बहुत ज्यादा गुस्से में वहाँ से चला जाता है। किशोर दास के जाते ही कावेरी बेचारी सपना की बहुत ज्यादा पिटाई करती है और उसके बाद उससे कहती है, मनहूस करमजली, तूने जानबूझकर मेरी बेटी के खिलाफ किशोर के कान भरे हैं ना, ताकि उसकी नजरों में तू अच्छी बन जाए और मेरी बेटी बुरी। मेरी बेटी थोड़ा एंजॉय क्या कर रही है, तुझसे ये भी नहीं देखा जा रहा। अब यहाँ खड़े होकर आंसू किसे दिखा रही है? घर में जो इतना सारा काम पड़ा है वह कौन करेगा? मैंने तुझे कॉलेज जाने की परमिशन दे दी, इसका मतलब ये नहीं है कि तू घर के काम नहीं करेगी। चल सभी काम कर। घर आ जाने के बाद सुनैना अपनी माँ को झूठी झूठी बातें बताती है, जिसकी वजह से कावेरी को अपनी बेटी की बातों पर विश्वास हो जाता है और वह सपना का कॉलेज जाना बंद कर देती है और उसके ऊपर और भी ज्यादा अत्याचार करती है। घर का सारा काम कराती और खाने के लिए भी 2 दिन में 3 दिन में बस एक ही बात देती, वो भी एक रोटी। और जब भी उसका दिल चाहता तो उसकी बेरहमी से पिटाई भी क्या करती थी और अपनी बेटी को शहजादी बनाकर रखती। ऐसे ही एक दिन सपना अपनी माँ से कहती है, माँ, मैं भी तो आपकी बेटी हूँ, फिर आप हम दोनों बहनों में इतना ज्यादा भेदभाव क्यों करती हो? आपने छोटी को इतनी आजादी दे रखी है और आप मुझसे घर का सारा काम कराती हो, मेरा कॉलेज जाना भी बंद करा दे, जबकि मेरी कोई गलती भी नहीं है। खाने के लिए रूखा सूखा, पहनने के लिए फटे पुराने कपड़े देती हो और जब पिताजी घर वापस आते हैं तो आप मुझे छोटे से भी ज्यादा प्यार करती हो। ऐसा क्यों, बताइए ना, इतना ज्यादा भेदभाव क्यों? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। वह इसलिए मनहूस क्योंकि मैं तेरी सगी माँ नहीं हूँ, तेरी सौतेली माँ हूँ। मैं तुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। मेरा बस चले तो मैं तुझे कब का इस घर से धक्के मारकर बाहर निकाल दूँ, लेकिन तेरा बाप है ना, तुझसे बहुत ज्यादा प्यार करता है, बस इसलिए चुप हूँ। अब सच्चाई पता चल गई, चल जल्दी से हमारे लिए स्वादिष्ट पकवान बना। मनहूस, हम दोनों में इतना भेदभाव क्यों करती हो? सौतेली है तो भेदभाव तो करूंगी ना, मेरी बेटी तो नहीं है। चल जा यहाँ से। आंसू बहाकर दिखा रही है ड्रामेबाज। यह सुनकर सपना के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। जिसे वह अपनी सगी माँ समझती थी वह उसकी सौतेली माँ है और वह रोते हुए दोनों माँ बेटी के लिए स्वादिष्ट पकवान बनाती है। कुछ समय बाद घर पर वकील आता है और वह बहुत ही दुखद खबर सुनाता है कि अब इस दुनिया में किशोर दास नहीं रहा और वह सारी प्रॉपर्टी के कागजात कावेरी के हाथ में देता हुआ कहता है, कावेरी जी, एक दुर्घटना में किशोर दास जी की मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के बाद उनकी प्रॉपर्टी, बैंक बैलेंस, बिजनेस, सब कुछ उनकी बेटी सपना के नाम है। नहीं नहीं पिताजी, आप इस तरह से मुझे अकेला छोड़कर नहीं जा सकते। जब आप घर पर होते थे तो मुझे माँ का भी प्यार मिलता था और आपका भी। अब तो मेरी सौतेली माँ मेरे ऊपर और भी ज्यादा अत्याचार करेंगी और आप भी नहीं रहे मुझे प्यार करने के लिए। आप मुझे इस तरह से अकेला छोड़कर क्यों चले गए? आपको नहीं जाना चाहिए था पिताजी।
इस तरह से सपना बहुत ज्यादा फूट फूट कर रोती है और जैसा कि सपना सोच रही थी बिल्कुल वैसा ही होता है। सपना के पिता के इस दुनिया के जाने के बाद कावेरी और उसकी बेटी बेचारी सपना के ऊपर और भी ज्यादा अत्याचार करती। बेचारी सपना अपने ही घर में नौकरानी से भी ज्यादा बदतर जिंदगी व्यतीत कर रही थी। कावेरी उसके साथ ऐसा जानबूझकर कर रही थी ताकि सपना एक दिन ऐसे ही कमजोर होकर मर जाए और सारी प्रॉपर्टी दोनों माँ बेटी के नाम हो जाए। लेकिन एक दिन सुनैना अपनी माँ को एक अलग ही प्लान बताती है। मम्मी, आप कब तक इस मनहूस के मरने का इंतजार करोगी? आपको अपने दिमाग से काम लेना चाहिए, यह तो अपने आप नहीं मरने वाली। सोचिए, जब सारी प्रॉपर्टी, बैंक बैलेंस सब कुछ हमारे नाम हो जाएगा तो हम कितना ज्यादा एंजॉय करेंगे। आप समझ रही हो मैं क्या कह रही हूँ? कावेरी अपनी बेटी की बात अच्छी तरह समझ जाती है और वह कुछ गुंडों को बुलाती है। रात हो जाने के बाद सपना को उन गुंडों से एक कुएं के अंदर फिकवा देती है। बेचारी सपना बहुत जोर जोर से चिल्लाती है, बचाओ बचाओ बचाओ, कोई है, मुझे इस कुएं में गिरने से बचाओ। लेकिन बेचारी सपना चिल्लाती रहती है लेकिन उसकी कोई आवाज नहीं सुनता। और जब उसकी सुबह आंखें खुलती हैं तो वह एक काली गुफा के अंदर थी जहाँ डरावनी डरावनी आवाजें आ रही थी। तभी उसकी नजर दो चमचमाती साड़ी के ऊपर जाती है जिन्हें देखकर सपना चौंक जाती है। तभी सोने की साड़ी से आवाज आती है, यह कुएं के नीचे की दुनिया है और यह दुनिया बहुत ज्यादा खतरनाक है। इस दुनिया पर एक काली चुड़ैल राज करती है। हम दोनों परी हैं। हम दोनों परी लोग से पृथ्वी पर घूमने आए थे, लेकिन एक दिन इस दुनिया की चुड़ैल को हम दोनों के बारे में पता चल गया और वह हमें अपनी दुनिया में लेकर आ गई और हम दोनों को सोने और चांदी की साड़ी बना दी। वह अमावस की रात हम दोनों की बलि चढ़ाना चाहती है और सिर्फ इस दुनिया पर ही नहीं, पृथ्वी पर, परी लोक पर, सब जगह अपना काला साया लेकर आना चाहती है। वह सब कुछ तहस नहस कर देगी। सबको बचा लो, हमें बचा लो। मैं तुम्हें कैसे बचा सकती हूँ? मुझे बताओ, मैं तुम्हें बचाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। उस दुष्ट चुड़ैल का खून ही हमें बचा सकता है, लेकिन यह करना इतना आसान नहीं है। शायद तुम्हारी जान भी जा सकती है। वह चुड़ैल बहुत खतरनाक है। सपना दोनों परी की मदद करने के लिए चुड़ैल को मारने के लिए निकल जाती है। तभी उसकी नजर उस काली चुड़ैल के ऊपर जाती है। वह एक पेड़ के नीचे बैठी तपस्या कर रही थी। तभी सपना चुपके से एक तलवार से उसके ऊपर हमला कर देती है। वह चुड़ैल कुछ नहीं कर पाती और उस चुड़ैल की मृत्यु हो जाती है। सपना उसका खून लेकर परी के पास आ जाती है और एक एक बूंद सोने और चांदी की साड़ी के ऊपर डाल देती है और देखते ही देखते वह दोनों परियां अपने असली रूप में आ जाती हैं। सपना, तुम बहुत अच्छी हो। तुमने हमें एक दुष्ट चुड़ैल से बचाया, इसलिए मैं तुम्हें जादुई सोने की साड़ी और काव्या परी तुम्हें जादुई चांदी की साड़ी देती हैं। सोने की साड़ी पहनकर तुम हमारी तरह उड़ने लगोगी और चांदी की साड़ी से तुम जितनी चाहो उतनी धन दौलत लेकर अपनी सौतेली माँ के अत्याचार से बहुत दूर अपना जीवन व्यतीत कर सकती हो। परी की बातें सुनकर सपना बहुत खुश हो जाती है और वह जैसे ही जादुई सोने की साड़ी पहनती है तो वह बहुत ही ज्यादा सुंदर हो जाती है और परी की तरह उड़ने लगती है। दोनों परियां और सपना उड़ते हुए अपनी दुनिया में वापस आ जाती हैं। सपना दोनों परी को धन्यवाद कहती है और जादुई चांदी की साड़ी से धन दौलत लेकर बहुत अमीर हो जाती है और वह एक खुशहाल जिंदगी व्यतीत करती है। ऐसे ही समय बीत रहा था। एक दिन सपना कहीं घूमने जा रही थी। तभी वह देखती है कि कावेरी एक कटोरा लेकर फटे पुराने कपड़ों में भीख मांग रही है। यह देखकर सपना अपनी सौतेली माँ के पास जाती है और उनसे पूछती है तो कावेरी रो रो कर सपना से माफी मांगती है। सपना, तुम बिल्कुल ठीक कहती थी। सुनैना के दोस्त बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे। उन्होंने धोखे से मेरी बच्ची से सारी प्रॉपर्टी, बैंक बैलेंस सब कुछ अपने नाम करा लिया और उसके बाद मेरी बच्ची को मार दिया और मैं दर दर की ठोकरें खा रही हूँ। बेटा, मैं भूल गई थी, इंसान जो बोता है वो ही काटता है। मैंने जो तुम्हारे साथ किया वो मुझे इसी जन्म में मिल गया। मेरी बेटी और जिस धन दौलत के लिए मैंने तुम्हें मारना चाहा वह सब मुझसे छीन गई। मुझे माफ कर दो बेटा, मुझे माफ कर दो।
सपना का दिल बहुत बड़ा था, इसलिए वह अपनी सौतेली माँ को माफ कर देती है और वह कावेरी को अपने साथ अपने महल जैसे घर में लेकर आ जाती है। कावेरी सपना को बिल्कुल सगी माँ जैसा प्यार देती है और सपना सब भूल जाती है कि उसकी सौतेली माँ ने उसके साथ क्या किया था और वह कावेरी के साथ हंसी खुशी अपना जीवन व्यतीत करती है।